करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ के दिवस सोमवार को आज वाचन प्रारंभ करने से पहले उनके चरण में वंदना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, पूजन करता हूँ, अर्चन करता हूँ। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि कल देवशयनी एकादशी थी और संसार के सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में चले गए हैं, शयन कर लिया है उन्होंने। और इन 4 मास में भगवान भोलेनाथ ही पालक का भी कार्य करेंगे, अर्थात भगवान विष्णु के जो कार्य थे उनको भी भगवान भोलेनाथ स्वयं करेंगे। आज पहला दिन उनके कार्यभार का, इसलिए उनको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ कि वो सृष्टि में सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। वैसे तो उनका नाम ही आशुतोष है, थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं किंतु फिर भी हम बालक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें अपनी ओर ध्यान दिलाए रहें, उनका स्मरण करते रहें ताकि उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचती रहे। आइए आज भैया जी उवास को प्रारंभ करते हैं। आज जब यहाँ बैठने का विचार बनाया, जैसे ही ध्यान आया कि समय हो गया है, तो आते आते एक वाक्य, एक बात मस्तिष्क में कहीं घूम रही थी कि बहुत से संत लोग इस बात को कहा करते हैं, अपने वाचन में कहा करते हैं कि आप लोग जो भक्तगण हैं वो अपने घर पर रहें और घर पर रहते हुए जब सत्संग का समय हो तब यहाँ उपस्थित हो, जब मंदिर जाने की इच्छा हो तब आप मंदिर जाएं। जो भी आपको शुभ कार्य करना है वो अपने घर पर रहते हुए करें। घर पर रहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जिसका उन्होंने विशेष रूप से संदर्भ लिया, कि जैसे बहुत से मठ बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं, कुछ मंदिरों में रहने की व्यवस्था बनी हुई है, कुछ संस्थान इस प्रकार के हैं जो कि केवल और केवल सत्संग पर ही आधारित हैं, पवित्र स्थान है,
बहुत पवित्र हैं निश्चित रूप से। और ये जो प्रयास है ये बहुत ही अनुकरणीय है, सुंदर है, मन को बहुत ही संतोष देने वाला है। किंतु संत का कहना यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्थानों पर अपने रूम बुक करा लेते हैं, हमेशा के लिए वहीं रहने के लिए, कि कुछ धन दे दिया और उसके बाद में ये कमरा उनका हो गया और वो अपना वहीं है, हर समय उसी एक ही वातावरण में है। ईश्वरीय वातावरण में जीवन बिताना बहुत ही सुखद है, बहुत ही अच्छा है। किंतु यदि हम संसार में आए हैं और संसार की बात को छोड़ करके हम केवल एक ही तरफ चल देंगे तो बात बनने वाली नहीं है। कपड़े में ताना और बाना दोनों ही होते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। यदि दोनों नहीं हैं तो एक रास्ता जीवन में कभी नहीं पाती। हम प्रतिदिन प्रकृति में देखते हैं रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं, रंग बिरंगे पशु पक्षी मिलते हैं, हर प्रकार के रंग बिरंगे जीव जंतु और तितलियां कितनी रंग बिरंगी होती हैं। ईश्वर ने उनको रंग दिए ये बताने के लिए कि जीवन जिसका नाम है वो एक बहुरंगी आयाम है, बहुरंगी है। एक रंग में यदि रहेंगे तो संभवतः उतना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज, एक बहुत पुराने मेरे एक उस्ताद शायर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर शेर कहा था कि दूर इतना कि तेरी सांस, पास इतना कि तेरी सांस से टकराती है सांस, पास इतना कि तेरी सांस से टकराती है सांस, और दूर इतना कि तुझे ढूंढ रहा हूं तुझ में। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति के साथ संबंध में रहे, चाहे वो किसी परिवार के साथ में संबंध में रहे, चाहे वो किसी संस्था के साथ में संबंध में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन अपने स्वतंत्र क्रियाकलाप के लिए, अपनी स्वतंत्र दैनिकचर्या के लिए देयर मस्ट बी ए डिस्टेंस ऑफ वन हैंड। जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, हमें ध्यान है हम लोगों ने पीटी की है, तो कहते थे कि हाथ उठाओ, सामने वाले के कंधे को छू और उसके बाद में वहां आप खड़े हो जाओ, कोनी सीधी रहनी चाहिए, वन हैंड डिस्टेंस जरूरी है, ताकि आप जो भी आपको क्रिया करनी है उसको आप स्वतंत्रता के साथ में कर सकें, कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। इसी को एक दूसरे बहुत छोटे से उदाहरण से और कहता हूं। आपने कोई चित्र खींचा अपने मोबाइल में, उसके बाद में आप उसको देखने लगे, देखते देखते क्या करते हैं, आप उसको जूम कर लेते हैं, जूम करते चले जाते हैं कि कैमरा जो है वो कितना प्रभावशाली है, कितनी तकनीक उसकी उत्तम है। हम उस फोटो को जूम करके देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे ज्यों-ज्यों हम उसको जूम करते चले जाते हैं, त्यों-त्यों हमें उसकी जो चित्र है उसकी खूबियों के साथ में उसमें धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं। जितना पास जाओगे, बहुत ही एक विचित्र सी बात कह रहा हूं, कड़वी सी बात कह रहा हूं, कि जितना भी पास जाओगे किसी के, उसके अंदर जो
विशेषताएं देख करके आप उसकी तरफ आकृष्ट हुए हैं, बहुत करीब जाओगे तो हो सकता है कि उसी में कुछ ऐसी विशेषताएं दिख जाएं जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, और केवल आपको नहीं बल्कि जिसके आप करीब जा रहे हैं उसको भी आपके जीवन की कुछ विशेषताएं ऐसी पता चल जाए कि फिर बाद में मिले तो रहें, लेकिन मन में कहीं ना कहीं खिन्नता बन जाए, और वो खिन्नता यदा कदा व्यवहार में, बातचीत में, लेखन में या प्रदर्शन में यदि वो दर्शित हो जाती है तो वो फिर आगे को बड़ी दिक्कत वाली बात हो, वो परेशानी पैदा कर सकती। अरे हमने जो चित्र खींचा है, जो हमने फोकस लेकर के उसको चित्र को लिया है, हम उतने में संतोष करें तो वो बहुत सुंदर लगेगा निश्चित रूप से, लेकिन ज्यों ज्यों हम उसको जूम करते चले जाएंगे त्यों तो उसको जो धब्बे हैं, जो छोटे छोटे छिद्र हैं, वो दिखाई देने लगे। इसलिए वन हैंड डिस्टेंस बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति की विशेषताएं देख करके हम उससे जुड़ते हैं, बेहतर है कि हम उन विशेषताओं पर ही ध्यान दें। ज्यादा अंदर घुसने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कमियां हर व्यक्ति में है। कौन ऐसा है जिसमें कमियां नहीं है? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कमियां नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर विशेषता नहीं। यदि आप मेरे मित्र हैं, यदि आप मुझे चाहते हैं, वास्तव में आपको लगता है कि मैं आपके योग्य हूं, आपसे बात करने के योग्य हूं, तो बस केवल उसी पर ध्यान दीजिएगा कि जो कारण से आप मुझे पसंद करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अंदर घुसने का प्रयास करेंगे तब निश्चित रूप से बुराइयां पैदा होंगी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, संसार की स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसके अंदर कोई भी वस्तु बची नहीं है। ना कोई मनुष्य बचा है, ना कोई संस्था बची है, ना कोई राजनीतिक दल बचा है, ना कोई परिवेश बचा है। सबकी, पूरे विश्व भर में जितनी भी वो हैं संगठन है, सबकी स्थिति यही है। क्योंकि दूध का धुला एकदम कोई नहीं है। एक चीज और साथ में यहां मुझे और स्मरण हो आती है कि टकराव कहां होता है, टकराव की स्थिति कब बनती है? जब एक ही वस्तु पर दो व्यक्ति अधिकार जमाने लगे। टकराव की स्थिति जब ही पैदा होती है जब किसी एक वस्तु पर दो व्यक्ति समान रूप से अपना अधिकार जताने लगे। और उसका कारण क्या है? अधिकार कब जमाता है आदमी? जब उसको अभिमान हो जाता है, जब वो ये समझने लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, जब ही की भावना आ जाती है, मैं भी श्रेष्ठ हूं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सबको होना चाहिए अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ। लेकिन जब बात यहां आ जाए कि मैं ही श्रेष्ठ हूं और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तर्कों पर उतर आया जाए किसी भी व्यक्ति द्वारा, तब वही मनमुटाव का कारण होता है। बेहतर है कि हम इस अभिमान से, इस स्वाभिमान से, इस प्रकार के गर्व से दूर रहें।
कि मैं ही की बात को छोड़ दीजिएगा। जैसे ही आता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तो दूसरा व्यक्ति छोटा दिखाई देने लगता है। वो चाहे टेबल के इस तरफ हो या टेबल की दूसरी तरफ। वहां जब एक दूसरे को नीची दृष्टि से देखा जाता है, तब परेशानी तभी टकराव होती है, तभी मनमुटाव होती है। इसलिए बेहतर यह है कि बजाय इसके कि जब हम टेबल पर बैठें बात करने के लिए, तो हम टेबल पर कोनी टिका करके या अपना मुंह टिका करके ना बैठें। कुर्सी पर बैठें, सीधे बैठें, ताकि एक दूरी सामने वाले से बनी रहे। सहज वातावरण में बात करें। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके विषय में बात करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों करें? क्यों अपना दिमाग खराब करें और क्यों दूसरे का दिमाग खराब करें? नहीं कोई बात पसंद आती, कोई बात नहीं है। बहुत से रिश्ते संसार में इस प्रकार के निभते हैं जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन तमाम उम्र निभते हैं। कारण उसका एक शब्द होता है सामंजस्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडजस्टमेंट। यदि मनुष्य जीवन में एडजस्टमेंट करना नहीं जानता, एडामेंट होना ही जिसको पसंद है, वो कभी किसी से मेल नहीं कर सकता, उसकी कभी किसी से बन नहीं सकती। यदि आप रेल की पटरी पर ध्यान देंगे तो वो चलती हमेशा साथ साथ है, लेकिन मिलती कभी नहीं। मिलती कब है? जब उनका झुकाव एक दूसरे की तरफ होता है। बिना झुके कभी नहीं मिलती है। इसलिए यदि अभी अपने अभिमान की सीप को बिल्कुल सीधा खड़ा करके रखोगे तो किसी से मेल नहीं हो पाएगा। और दोनों हाथ में लड्डू, ये संभव किसी के लिए भी नहीं है। दोनों में से किसी भी पटरी के लिए ये संभव नहीं है। जब चलती हैं तो दोनों साथ साथ चलती हैं, झुकती हैं तो दोनों की दोनों झुकती हैं, तभी वो पढ़ना नहीं। मैं समझता हूं कि जो बात मैं कहना चाह रहा था वो अपने आप में स्पष्ट हो गई है। उस विचार को अपने मन में ग्रहण कीजिएगा। सोचिए इस विषय में कि कहां कि हम लोग एक दूसरे की कमियां खोजने में लगे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने में लगे हैं। क्यों? ये सर्वथा अनुचित है। यदि हम कहीं एकत्र हुए हैं तो किसी कारण विशेष से एकत्र हुए हैं। यदि हम वहां घुटन महसूस करते हैं तो फिर हमें उस वातावरण में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल स्पष्ट बात है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे। जुड़े तो मन से जुड़े, लेकिन इतना अंदर ना घुसें कि पिक्चर को जूम करके देखें और फिर उसमें जो है वो कमियां ढूंढी जाएं। एक हाथ की दूरी बना करके रखें, कभी कोई कमी नहीं दिखाई देगी, कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन जहां से जुड़ें, वहां से मन से जुड़ें, वही अपने आप में उचित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हां, एक बात और बताना चाहता हूं कि आज रात्रि में चूंकि यात्रा करनी होगी, इसलिए आज हृदयांगन वीथिका पर भैया जी आज नहीं हो सकेगा।
इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आज शाम का भैया जी हुआ हृदयांगन बीथिका पर, और कल प्रातःकाल का कवि के साथ कॉफी पटल पर, इस पटल पर भैया हुआ। मतलब दो जो कार्यक्रम है, दोनों एक हृदयांगन बीथिका पर और एक कवि के साथ कॉफी पटल पर, ये दोनों लगातार नहीं हो पाएंगे। तब फिर उसके बाद फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि किसी को भी मेरी किसी बात से ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी सोच है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो।